हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर सेकेंड भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना को। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो आपका चैप्टर है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपका बहुत लंबा है, इसलिए वीडियो जो है लंबी बनेगी, क्लासेस जो होगी आपकी लंबी चलेगी, लेकिन आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में जो है प्रश्न जो है भर भर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ही मैंने आपको आगाह कर दिया है कि चैप्टर थोड़ा लंबा है भाई, लेकिन इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। जो मुख्य मुद्दा है हमारा कि भारतीय समाज, तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने भारतीय समाज के बारे में पढ़ा था। अब क्या है कि भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। सबसे पहले बोलिएगा कि सर ये शब्द जनसांख्यिकी का मतलब क्या होता है सर। तो बच्चे समझ लीजिए, जनसांख्यिकीय कहने का मतलब होता है कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है। सुव्यवस्थित का मतलब समझते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना है। क्या कहने का मतलब, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जनसांख्यिकी को डेमोग्राफी कहते हैं। तो डेमोग्राफी क्या होता है, तो डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो जनसंख्या का एक क्या है, तो व्यवस्थित जो है वो अध्ययन है। यानी कि हम लोग इसके बारे में जनसंख्या बोले तो दोस्तों, जनसंख्या का अगर हम लोग हिज्जे करें, इसको हम लोग तोड़ कर बोले तो जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या, यानी कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी संख्या को ही कहा जाता है जनसंख्या। तो इसमें आपको जनरली जनसंख्या के सिस्टमेटिक अध्ययन को पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी देश है, वहां के जो निवासी होते हैं उस देश के वास्तविक जो होते हैं संसाधन या यूं कहिए कि धन होते हैं। क्योंकि अगर किसी देश के लोग ही नहीं रहेंगे तो वहां के जो संसाधन है या उस देश का विकास कैसे हो पाएगा। तो कोई भी देश है जो वहां के सबसे बड़े धन क्या होते हैं, तो वहां के लोग होते हैं। इसके लिए हम लोग को जनसंख्या के बारे में पढ़ना जो है अत्यंत आवश्यक है, ताकि हमें पता चलनी चाहिए कि किसी देश में किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, कितने स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने हैं, स्त्रियों की संख्या कितनी है, किस प्रकार से स्त्रियों की शिक्षा का क्या चल रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लड़कों की संख्या कितनी है भाई, जनसंख्या है तो कितने लोग शहर में, कितने लोग गांव में निवास कर रहे हैं, उनके जीविका के मुख्य साधन क्या है, तभी ना जाकर उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो मतलब इन सब चीजों के बारे में जब आंकड़ा रहेगा गवर्नमेंट के पास, तब जाकर उनके कल्याण के लिए कोई भी स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाएगा। खैर, अभी जो हमारा चैप्टर है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, तो जनसांख्यिकीय का मतलब होता है दोस्तों जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन। अब बोलिएगा सर सुव्यवस्थित अध्ययन क्या होता है सर, इसीलिए तो ये चैप्टर लंबा है जी, क्योंकि पूरा का पूरा सुव्यवस्थित मतलब एक सिस्टमेटिक वे में पूरा का पूरा पढ़ना है। तो चैप्टर भी आपका क्या है, तो लंबा है। अब बोलिएगा सर सिस्टमेटिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अगर पढ़ाई करना होता है तो आप पढ़ने के लिए क्या करते हैं, एक अपना प्रॉपर रूटीन बनाते हैं, उसके अनुसार पढ़ते हैं, एक पूरा सिस्टम के जरिए आप क्या करते हैं, कार्य का निष्पादन करते हैं, तो उसी को कहा गया सिस्टमेटिक। ठीक है, तो सुव्यवस्थित क्या है, तो अध्ययन है, और इसी को कहा जाता है जनसांख्यिकीय कहलाता है। देखिए इसका अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी इसका क्या होता है, डेमोग्राफी। याद रखिएगा अंग्रेजी क्या होता है, डेमोग्राफी होता है दोस्तों। ये दो भाषाओं से मिलकर बना है। देखिए इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी है, ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस, डेमोस का मतलब होता है लोग, सॉरी दो यूनानी भाषा के दो वर्ड से बना है, दो भाषाओं से नहीं, दो वर्ड से। तो इसका जो होता है डेमोग्राफी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए डेमोस, डेमोस का मतलब होता है लोग, और ग्राफिन यानी कि वर्णन, अर्थात लोगों का वर्णन। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या हो गया, लोगों का वर्णन। तो इसमें हम लोग लोगों के वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए बात कर लें सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें आपको जनसंख्या आकार में परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो जनसंख्या के आकार में परिवर्तन जो है, पॉपुलेशन में चेंजेज आपको कैसे देखने के लिए मिलता है, या तो किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है, मतलब लोगों की जो संख्या है, लोगों की संख्या को मैं शॉर्ट में हर समय जनसंख्या बोलूंगा पढ़ाते समय। ठीक है, तो आप ध्यान दे लेंगे कि जनसंख्या का मतलब सर करें लोगों की संख्या। तो देखिए जो जनसंख्या आकार में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब जो चेंज हो गया, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, वो किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहला जो है दोस्तों जन्म
पॉपुलेशन पे। अगर जन्म ज्यादा होगा किसी क्षेत्र में, अगर जन्म ज्यादा होगा तो वहां की जनसंख्या ज्यादा होगी, सिंपल सा टर्म्स है। अगर जन्म कम भी होगा तो वहां की जनसंख्या क्या होगी, तो कम होगी। ये दोनों डिपेंड करता है। जन्म, ऐसा नहीं कि आप कह दीजिएगा सर जन्म ज्यादा हो गया तब जनसंख्या में परिवर्तन होगा, अगर जन्म कम भी होगा ना वो भी जनसंख्या में परिवर्तन का ही कारण है। क्लियर, तो ये ध्यान देंगे। मृत्यु आपके डेथ जो हो गया, अगर डेथ ज्यादा हो रहा है यानी जनसंख्या में कमी आ रही है, डेथ कम हो रहा है यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। प्रवास यानी कि माइग्रेशन, लोग क्या होते हैं अपनी जीविका के साधन के लिए या रोजगार की अच्छी तलाश के लिए, अच्छी शैक्षणिक सुविधाओं के लिए, मतलब कुछ भी जो ह्यूमन आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसके खोज में, उसके लिए क्या करते हैं लोग, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं चले जाते हैं, उसी को कहा जाता है प्रवास यानी कि माइग्रेशन। क्लियर, तो ये सब जो तीनों जो फैक्टर है वो जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। कौन कौन, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो पूछा गया है बहुत बार आपके एग्जाम में कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 3 कारकों की विवेचना करें, तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो ये 3 कारण जो है जनसंख्या परिवर्तन के, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को दर्शाते हैं। क्लियर, अब देखिए जनसंख्या संरचना, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। कंपोजिशन अब पूछ रहा है, कंपोजिशन का मतलब नहीं, आपने कभी सुना होगा कोई दवा हुआ लेते हैं तो कहते हैं कि इसमें कितनी मात्रा है साहब, कितना कंपोजिशन है साहब, ऐसा नहीं, कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, तो ऐसा आपने सुना है ना कंपोजिशन। तो वही यहाँ पे जनसंख्या के कंपोजिशन, तो 2 ही तरह के लोग हमारे यहाँ जनरली हैं, स्त्री और पुरुष, तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो इसी को कहा जाता है सेक्स रेशियो, मतलब लिंग अनुपात कहा जाता है, स्त्री और पुरुष के अनुपात को। तो इससे क्या होता है, जन्म, मृत्यु, प्रवसन, लिंग अनुपात आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें, तो जनसंख्या संरचना में, तो संरचना में। तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन में आपको ये टर्म्स पढ़ने के लिए मिलता है। अब देखिए जनसांख्यिकी के प्रकार, जो हम लोग का चैप्टर है वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है, वो तो मैंने आपको जनसंख्या के कुछ चेंजेस के बारे में बतलाया। अब चैप्टर आपके शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे टाइप ऑफ डेमोग्राफी, तो आकारिक जो होता है, आकारिक जनसांख्यिकी यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी, इसका काम होता है क्या, तो ये केवल आकार और मात्रा का अध्ययन करवाता है। ठीक है, जनसंख्या के आकार और मात्रा का जो अध्ययन कराए, मतलब उसके साइज का अध्ययन कराए, आकार और मात्रा का अध्ययन कराए, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी। क्लियर है बच्चे। और सामाजिक जनसांख्यिकी का मतलब होता है सोशल डेमोग्राफी, अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। किस किस पक्षों पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर क्या किया जाता है, तो विचार किया जाता है। किसमें, तो सामाजिक जनसांख्यिकी में। तो 2 यहां पर बताए गए हैं आपको मेनली। ऐसे जनसांख्यिकी के ढेर सारे प्रकार हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में 2 पढ़ना है, एक आकारिक जनसंख्या और जनसांख्यिकी और दूसरा जो है सामाजिक जनसांख्यिकी है। ठीक है, तो ये टर्म्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, पूरे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए ये सुव्यवस्थित अध्ययन है दोस्तों। अगर मैं अपने से मेरा नोट्स से भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आज इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर, तो इस चैप्टर को अभी हम लोग एनसीईआरटी बुक के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 2 है आपका, तो चैप्टर 2 है दोस्तों। चलिए एनसीईआरटी का यहाँ पर आपका बुक खुल चुका है। सबसे पहले आप लोगों तक मेरी वीडियो सही तरीके से पहुंच रही है, आप लोग को दिखाई सही से दे रहा है, एक बार कंफर्म कीजिएगा। और हाँ, क्या कीजिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरा पहले शेयर तो कर दीजिए, सारे मित्रों को बुला लीजिए। चलिए यहाँ पर वही टर्म्स है दोस्तों, देखिए जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी, यह जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। हिंदी में इसे जनांकिकी भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी यूनानी भाषा के 2 शब्द डेमोस यानी कि लोग और ग्राफिन यानी कि वर्णन से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लोगों का वर्णन। यानी कि डेमोग्राफी का अगर हम लोग मतलब समझे तो लोगों का वर्णन होता है दोस्तों डेमोग्राफी का मतलब। ये 2 यूनानी भाषा के 2 शब्द डेमोस और ग्राफिन से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा डेमोस मतलब लोग और ग्राफिन मतलब वर्णन, लोगों का वर्णन। देखिए जनसांख्यिकी के विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जिसके मुख्य 3 कारक होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया, जन्म, मृत्यु और प्रवसन, जिसको प्रवास मैंने बोला था के स्वरूप है। और जनसंख्या की संरचना और गठन, अर्थात उसमें स्त्रियों, पुरुषों और विभिन्न
आयु वर्ग के लोगों का क्या अनुपात है। जनसांख्यिकीय कई प्रकार की होती है, जैसे आकारिक जनसांख्यिकीय जिसमें हम लोग इसके मात्रा के बारे में अध्ययन करते हैं, अभी मैंने आपको बताया है तो ध्यान दीजिएगा। जिसमें हम लोग जनसंख्या के आकार यानी कि मात्रा का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आकारिक जनसांख्यिकीय। और जो होता है दोस्तों सामाजिक जनसांख्यिकी क्या होती है, तो इसमें हम लोग जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर विचार करते हैं। तो अभी तो ये दोनों टर्म्स मैंने अभी पढ़ा ही दिया है, क्लियर। जैसे कि जनगणना या सर्वेक्षण जिनके अंतर्गत एक निर्धारित प्रदेश के भीतर रहने वाले लोगों के बारे में सुव्यवस्थित रीति से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। तो वही है, इस चैप्टर में मेनली हम लोग जनसंख्या के सुव्यवस्थित अध्ययन को करने वाले हैं, यानी कि जनसंख्या के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको मिल जाएगा भैया, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, जनसांख्यिकीय का अध्ययन समाज शास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः समाज शास्त्र के उद्भव और एक अलग अकादमिक विषय के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय बहुत कुछ जनसांख्यिकी को ही जाता है। मतलब समाज शास्त्र में जनसांख्यिकी का जो है सिंपल सा मतलब टर्म्स है ना, समाज शास्त्र यानी समाज का शास्त्र है। इसमें तो आदमी का इन्वॉल्व होना एकदम अत्यंत आवश्यक है जी, क्योंकि मनुष्य का ही शास्त्र है। ये कहता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में दो विभिन्न प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ घटित हुई। एक क्या कि राजनीतिक संगठन के प्रमुख रूप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना होने लगी थी, और दूसरी जो हुई थी कि आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब स्टैटिक डिपार्टमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। आधुनिक जो है आंकड़ों से संबंधित जो भी टर्म्स था इसकी जो पढ़ाई है वो शुरू हो चुकी थी। तो आगे चलकर इस आधुनिक किस्म के राज्य ने अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए उसने जन स्वास्थ्य प्रबंध के प्रारंभिक रूपों के विकास में, आरक्षी, पुलिस और कानून व्यवस्था के अनुपालन में, कृषि तथा उद्योग संबंधी आर्थिक नीतियों में, कराधान और राजस्व उत्पादन में और नगरों की शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया। कहने का मतलब कि आगे चलकर ये आधुनिक किस्म के जो राज्य ने अपनी भूमिका निभाई, जैसे पुलिस बनाए गए, कृषि के लिए अनेक आर्थिक नीतियां बनाई गई किसानों के लिए, तो ये सब बातें यहाँ पर कही गई। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ये सारा टर्म्स जो है आपका होना शुरू हो गया था। अब देखिएगा यहाँ पर एक बात है दोस्तों कि अमेरिका की 1790 की जनगणना संभवतः सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना थी। याद रखिएगा, सबसे पहले अगर आधुनिक किस्म की जनगणना कहां पे हुई थी तो अमेरिका में। सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना कहां में, तो अमेरिका में। यही सबसे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना अमेरिका में। और याद रखिएगा, और इस पद्धति को यूरोप में भी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अपना लिया गया। मतलब ये जो अमेरिका 1790 में अमेरिका में जो सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना हुई थी, उसको यूरोप में भी 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के शुरुआत में ही क्या किया, अपना लिया गया। अपने यहाँ भारत की मैं बात कर लूं तो भारत में दोस्तों 1881 से प्रत्येक साल जो है हर 10 साल बाद 10 वर्षीय जनगणना की जाती रही है। ऐसे हमारे यहाँ 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रत्येक 10 साल जो है 1881 के बाद जो है 1881 के बाद जो है प्रत्येक 10 साल बाद हमारे यहाँ जनगणना शुरू हो गई थी। याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और बात था कि भारत में जनगणना का कार्य भारत की अंग्रेजी सरकार ने सर्वप्रथम 1867 से 72 के बीच प्रारंभ किया। मैं वही बोल रहा था ना कि हमारे यहाँ सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। सबसे पहली जनगणना का अगर हमारे यहाँ बात करें तो 1872 में, लेकिन औपचारिक रूप से 1881 ईस्वी से क्या हुआ कि हमारे यहाँ 10 वर्षीय जनगणना शुरू किया गया था। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे, जनगणना की जाती रहे। अभी हमारा जब से देश आजाद हुआ है तब से 1951 से लेकर अब तक हमारे पास 7-10 वर्षीय जनगणनाएं हो चुकी हैं। कितना, तो 7 बार जनगणना जो है 10 साल वाला जनगणना 7 बार हो चुका है जब से अपना देश आजाद हुआ है। जिसमें 2011 का जो जनगणना है दोस्तों वो लेटेस्ट है, यानी कि अभी नया नया है। 2011 वाला जनगणना जो है लेटेस्ट है, नया नया है। क्लियर। भारतीय जनगणना विश्व भर में जनगणना किए जाने का सबसे बड़ा कार्य है। क्यों कार्य है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन चीन जो है वो जनगणना पे ध्यान नहीं देता है, वो नियमित रूप से जनगणना नहीं कराता है। देखिए कहा भी गया है कि चीन की जनसंख्या भारत की तुलना में कुछ अधिक है, पर वहां नियमित रूप से जनगणना नहीं की जाती है। तो इतना टर्म्स अभी इस पेज में आपने क्या क्या सीखा, आपने इस पेज में सीखा कि सबसे पहली जो आधुनिक जनगणना हुई थी अमेरिका ने कराई थी, उसके बाद उसी का कॉपी यूरोप ने किया। ठीक है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, फिर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप ने फिर उसको किया, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ भी भारत में भी अंग्रेजों ने जनगणना का कार्य जो है 1867 से 72 ईस्वी के बीच में
में कराया था और हमारे यहाँ 1881 ईस्वी से हर 10 साल में जनगणना होना शुरू हो गया था। और अगर हम लोग बात करें अपने टाइम पीरियड की, जब हम लोग आजाद हुए तो 1951 से लेकर अभी तक में हमारे पास 7-10 वर्षीय जनगणनाएं हो चुकी है, जिसमें 2011 का जो जनगणना है वो लेटेस्ट है। कोविड आ गया तो 2021 में जनगणना हुआ ही नहीं। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला है जनसांख्यिकीय आंकड़े राज्य की नीतियां, विशेष रूप से आर्थिक विकास और सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने और कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब सामाजिक आंकड़े पहली बार इकट्ठा किया गया तो उन्होंने समाजशास्त्र जैसे एक नए विषय के अध्ययन के लिए प्रबल आधार प्रस्तुत कर दिया। कहने का मतलब हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आखिरकार हम लोग जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन क्यों करते हैं, ताकि जो समाज कल्याण के लिए जो सरकार द्वारा कोई भी स्कीम हो, सरकार के पास अगर डाटा रहेगा तब ना कि हमारे यहाँ कितनी जो महिलाएं हैं वो पढ़ाई कर रही है, कितने जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, कितने लोग शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहा हूं, और भी चीजों में ले लीजिए, कितने लोगों के पास आवास नहीं है, घर नहीं है, कितने लोग भूखमरी की स्थिति में। अगर सरकार के पास इन सभी चीजों का आंकड़ा रहेगा, डाटा रहेगा, तभी ना सरकार उसके लिए योजना निकालेगी, उसके लिए कुछ मतलब उसके हितों के लिए काम करेगा। तो वही बात कहा जा रहा है। लेकिन जब ये मैटर हुआ तो कहा जाता है कि पहली बार इकट्ठा किया गया तो समाजशास्त्र जैसे एक नए विषय के अध्ययन के लिए प्रबल आधार प्रस्तुत कर दिया। मतलब कि जब लोग जो होते थे इसके लिए आंकड़ा निकालते थे, लेकिन जब सामाजिक आंकड़ा निकाला गया तो ये समाजशास्त्र का अध्ययन का एक पार्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहा जाता है कि एक तर्क के द्वारा यद्यपि देश स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय आंकड़े, जैसे कि प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे मृत्यु के मामले की संख्या यानी मृत्यु दर। देखिए एक टर्म्स आया यहाँ पे, क्या? मृत्यु दर। तो मृत्यु दर किसे कहते हैं मेरे भाई? आप ध्यान रखेंगे, 1000 व्यक्ति की संख्या पर कितने लोग मर गए हैं उसको मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों की मृत्यु के आंकड़ों को जोड़कर तैयार किए जाते हैं, लेकिन मृत्यु दर अपने आप में एक सामाजिक प्रघटना है और उसका स्पष्टीकरण सामाजिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए। देखिए एक यहाँ पर इनका मतलब एक समाजशास्त्री हैं, इनका नाम है एमिल दुर्खाइम का प्रख्यात अध्ययन, जिसमें उन्होंने विभिन्न देशों में आत्महत्या की दरों में पाए जाने वाले अंतरों को स्पष्ट किया। इस बात का एक अच्छा उदाहरण है, दुर्खाइम का कहना था कि आत्महत्या की दर 1 लाख है, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। देखिए पढ़कर मैंने बता दिया क्योंकि बच्चे ये ना कहे कि सर आपने छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर कि जनसंख्या के पीछे आत्महत्या के मामलों की संख्या को सामाजिक कारणों के द्वारा स्पष्ट करना ही जरूरी है। यानी कि दुर्खाइम जी ने कहा कि 1 लाख व्यक्ति पर कितने लोग जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। 1 लाख व्यक्ति, सुना हो जाएगा ना, 1 लाख व्यक्ति पर, 1 लाख संख्या पर कितने लोग जो हैं दोस्तों वो आत्महत्या कर रहे हैं, ये जो है आंकड़ा लोगों को देना चाहिए, ये दुर्खाइम जी का मानना था। ठीक है, तो ये भले ही वो आत्महत्या किसी भी मतलब कोई तरीका से हो, ठीक है, लेकिन उसका जो है वो यहाँ पर आंकड़े निकालने के लिए किसने बात करी? तो दुर्खाइम साहब ने केवल, तो याद रखिएगा। चलिए, तो ये सब आपके हैं। कभी कभी जो आकारिक जो होता है, जो मात्रा के बारे में पढ़ाता है, हमें मात्रा के बारे में पढ़ाता है, तो आकारिक जनसांख्यिकीय और जनसंख्या अध्ययन के अधिक व्यापक क्षेत्रों के बीच अंतर किया जाता है, और आंकड़िक जो जनसांख्यिकीय प्रमुख रूप से जनसंख्या परिवर्तन के संघटकों के विश्लेषण तथा मापन से संबंध रखती है। इसके अंतर्गत जो भी मात्रात्मक विश्लेषण होता है वो किया जाता है। तो इन सब चीजों पे क्या होता है तो ध्यान दिया जाता है। और सामाजिक जनसांख्यिकीय में क्या होता है दोस्तों कि समाज के प्रक्रियाएं और संरचनाएं की प्रक्रियाओं को नियमित करती है, मतलब समाज में क्या कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बतलाया जाता है। अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर आया है, आपको दिख रहा होगा क्लियर ऊपर में, जनसांख्यिकीय संबंधी कुछ सिद्धांत एवं संकल्पनाएं। आपको दिख रहा है जी? दिख रहा है ना सभी को? देखिए जनसांख्यिकीय संबंधी कुछ सिद्धांत एवं संकल्पनाएं, क्या कुछ सिद्धांत था इसमें? देखिए एक साहब हैं माल्थस जी, तो माल्थस की थ्योरी के बारे में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको माल्थस जी के बारे में बतला दूं, मैंने लाया भी है, इस पीडीएफ में आपको माल्थस जी के बारे में मिल जाएगा। देखिए इनका नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इन जो आप चित्र में देख रहे हैं इनका क्या नाम है तो ये है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। जन्म हुआ था 1766 में, मरे 1834 में। ठीक है, ये माल्थस जो थे वो कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की थी। माल्थस कहां पढ़े थे तो कैम्ब्रिज में इन्होंने पढ़ाई किया था और ईसाई पादरी बनने का प्रशिक्षण लिया था। बाद में उन्हें लंदन के पास हैलीबरी में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में इतिहास और राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का यह कॉलेज उस समय की
प्रशासनिक भारतीय सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज के भावी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र था। देखिए ये माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्थस जी हैं, ये कहाँ पे इन्होंने पढ़ाई करी, तो देखिए ये पढ़ाई इन्होंने किया था, उन्हें लंदन के पास हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। और कहाँ पे पढ़ाते थे, वहां पे सबसे ज्यादा इंडियन सिविल सर्विस, मतलब वहां से सबसे ज्यादा इंडियन सिविल सर्विस के जो है वो बच्चे निकलते थे। क्लियर, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ये माल्थस जी का बात है, ठीक है। तो ये आप माल्थस जी के बारे में समझे। अब इनकी थ्योरी पे हम लोग आते हैं कि आखिरकार इन्होंने क्या थ्योरी दिया था। तो देखिए इनकी थ्योरी जो है मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूं, पहले ये पढ़ लेते हैं कि जनसांख्यिकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में एक सिद्धांत अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जिनका जन्म 1766 ईस्वी में, मर गए 1834 में, के नाम से जुड़ा है। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, जो उनके जनसंख्या विषयक निबंध एस्से ऑन पॉपुलेशन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, एस्से ऑन पॉपुलेशन। कब प्रकाशित हुआ, तो 1788 में। कब प्रकाशित हुआ, तो 1788 में जो पुस्तक थी एस्से ऑन पॉपुलेशन प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है जो एक तरह से निराशावादी सिद्धांत था। निराशावादी सिद्धांत उस सिद्धांत को कहते हैं जो आगे चलकर उस सिद्धांत का क्या हो जाए, तोड़ हो जाए, या उसको लोग गलत कर दें, और भी उनसे ज्यादा जानकार वाले लोग उस सिद्धांत को क्या कर दें, गलत कर दें, उसको हम लोग निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। तो इनका जो थ्योरी था, आप समझ ही गए हैं कि आगे चलकर इनका थ्योरी गलत हुआ, लेकिन इनका थ्योरी क्या था वो तो पहले जानिए। देखिए इनका थ्योरी क्या था, इनका कहना था कि जो मनुष्य है, जो लोगों की जो संख्या है, दोस्तों समझ लीजिएगा, लोगों की जो संख्या है और हमारे यहाँ जो खाद्य की जो पूर्ति है, मतलब हम लोग जो भोजन उपजाते हैं, तो जो लोगों की संख्या है वो क्या होती है, तो वो जीपी में बढ़ती है। क्या, जीपी में। आप पढ़े होंगे क्लास 12th में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, खैर आर्ट्स वाले नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बतला दूं, आप एपी तो पढ़े होंगे क्लास 10th में ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़े ना, एपी, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, जिसमें डी जो होता है सेम होता है, 4 - 2 तो 2, 6 - 4 तो 2, 8 - 6 तो 2। लेकिन जीपी में क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे बढ़ता है, 2 हो गया तो 4 हो गया, तो 4 का 8 हो गया, 8 का फिर 16 हो गया, 16 के बाद फिर 32 हो गया। रुकिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखिए माल्थस की थ्योरी के आप समझ लीजिए, क्योंकि माल्थस का थ्योरी आपके ऑब्जेक्टिव में ही भर भर के आता है प्रश्न, और सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछाता है। देखिए माल्थस ने 2 चीजों पे अपना विचार प्रस्तुत किया, एक लोगों की संख्या पर। तो उन्होंने कहा कि जो लोगों की जो संख्या होती है वो जीपी में बढ़ती है, मतलब ज्यामितीय बढ़ती है। कैसे, लोगों की संख्या जो है पहले 2 हुई, उसके बाद 4 हो जाती है, फिर उसके बाद 8 हो जाती है, फिर 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। लेकिन जो हमारे यहाँ खाद्य की जो पूर्ति है वो एपी में होती है, जो भोजन है हमारे यहाँ एपी में होता है। पहले 2 रहता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो देखिए लोग क्या हुए, पहले 2 थे तो 2 लोगों का खाना भी था हमारे पास, 4 लोग हुए तो 4 लोगों का भी खाना था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे वाला लोग है, नीचे वाला क्या है, तो लोगों की संख्या, याद रखिएगा नीचे वाला क्या है, तो लोगों की संख्या है। अब क्या हो रहा है धीरे धीरे, आप आगे देखिए इनकी क्या बात आती है कि जब लोग 8 हो गए तो खाना मात्र कितने लोगों के लिए बचा हुआ है, 6 लोगों के लिए है। जब 16 संख्या हुई लोगों की तो खाना कितने लोगों के लिए बचा, 8। और जब 32 हो रहा है तो मात्र 10 लोगों का ही भोजन हम लोग उपजा पा रहे हैं। तो ये इनका सिद्धांत था कि एक दिन क्या होगा, ऐसा समय आएगा जब भूख के मारे पूरी सृष्टि मर जाएगी। ये माल्थस का थ्योरी था, ठीक है, माल्थस ने ऐसा सोचा था। लेकिन भैया देखिए कहा जाए तो मैं अपने विचार से कहूं तो बेचारे ने सही भी सोचा था, क्योंकि देखिए अगर जिस तरह से जब इन्होंने सिद्धांत दिया था, कब, देखिए 1788 ईस्वी में। मेरा मानना है, कहिएगा, अब कुछ तो मैं भी रिसर्च करता हूं ना भाई। 1788 ईस्वी में इन्होंने इसे इस सिद्धांत को दिया था। उस समय क्या था कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उनको लगा कि नहीं सही बात है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्यान्न मतलब किसानी मतलब खेती तो उतना बढ़ नहीं रहा, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी था नहीं, कुदाल से काम करना, उतने उर्वरक नहीं थे, तो ये सब चीजें नहीं थी, अच्छे क्या थे, मतलब ये जो होते हैं उर्वरक ये सब नहीं थे। तो उनको ये लगा, तो उस समय के अकॉर्डिंग इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। हालांकि इस सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है, आगे गलत हुआ। तो देखिए इनका कहना था क्या कि कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या की वृद्धि से पीछे रहेगी। वही कृषि की जो उत्पादन है वो हमेशा जनसंख्या की वृद्धि से पीछे रहेगी। जहां जनसंख्या का विस्तार ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप में, देखिए जनसंख्या का विस्तार यानी लोगों की संख्या, 2 के बाद क्या हुआ 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32,
आदि श्रृंखला में होता है, वहीं कृषि का उत्पादन जो होता है वो गणितीय या समानांतर यानी कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा 2 4 6 8। देखिए जब 2 लोग थे ऊपर में तो 2 लोगों के लिए खाना भी था बचा हुआ, जब 4 लोग थे तो 4 लोगों के लिए भी खाना बचा हुआ, 8 लोग थे तो बचा मात्र कितने लोगों के लिए खाना, मात्र 6 लोग ही इससे अपना भरण पोषण कर रहे हैं। अब संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। फिर संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, 16 हो जा रही है, लेकिन भोजन कितने लोगों के लिए उपलब्ध है, तो 8 लोगों के लिए, 32 संख्या हो गई और 10, तो ऐसे में क्या होता, भूखमरी की स्थिति होती। तो इनका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जनसंख्या जो है भैया वो बढ़ेगा, खाद्य की आपूर्ति होगी, यही इनका सिद्धांत था, ठीक था, इनका सिद्धांत यही था। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इस सिद्धांत से बचने के लिए उन्होंने कुछ उपाय समझाया है, उपाय बतलाया है। उन्होंने उपाय के रूप में यही बोला है कि जनसंख्या को कंट्रोल कीजिए, बर्थ को कंट्रोल कीजिए। उसके लिए उन्होंने कुछ उपाय बतलाए, जैसे उपाय में प्रिवेंटिव चेक्स आपके हो गए, जैसे बड़ी उम्र में विवाह करके, यौन संयम रखकर अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सीमित संख्या में बच्चे पैदा किए जाएं। ये माल्थस का मत था। माल्थस का मत था जैसे कि बड़ी उम्र में शादी करें, कम उम्र में शादी कर दीजिएगा। 17 साल की उम्र में अगर किसी का शादी हो जा रहा है, 18 मतलब 1 साल, 18वां साल उसका क्या हो जा रहा है, बच्चा हो जा रहा है, 19वां साल गैप हो रहा है, फिर 20वां साल एक हो जा रहा है। तो ये उन्होंने कहा कि थोड़ा ज्यादा उम्र में शादी कीजिए, ठीक है, थोड़ा ज्यादा उम्र में शादी करने का प्रयास कीजिए। यौन संयम यानी कि जो आपके फीलिंग्स है भैया उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, उसको अपने सीमा तक ही रखिए। अथवा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, यानी कि गृहस्थ जीवन में ना जाइए, गृहस्थ जीवन में ना जाइए। आज कौन ऐसा है जी जो गृहस्थ जीवन में ना जाना चाहे। सीमित संख्या में बच्चे पैदा किए जाएं। माल्थस का विश्वास था कि अकालों और बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्राकृतिक निरोध, अब देखिए ये सब आपके क्या हो गए, ये सब आपके कृत्रिम निरोध हो गए। कृत्रिम निरोध जो हम लोग खुद से कर सकते हैं, इसको हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति भी क्या करती है, अपना इस पे बैलेंस करने के लिए अपना रूप दिखाती ही है। जो माल्थस के द्वारा कहा गया कि प्राकृतिक निरोध होता है, पॉजिटिव चेक्स होता है, और ये क्या था, प्रिवेंटिव चेक्स था। तो अनिवार्य होते हैं क्योंकि वे ही खाद्य आपूर्ति और बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच असंतुलन को रोकने के प्राकृतिक उपाय हैं। मतलब क्या होता है, प्रकृति क्या करती है कि अकाल ला देती है, बीमारियों को उत्पन्न कर दी है, जिससे जनसंख्या क्या हो जाता है, जो भी जनसंख्या बढ़ रहा होता है, जिसके लिए भोजन नहीं उपलब्ध रहता है, वो जनसंख्या क्या हो जाती है, विनाश विहीन हो जाती है। ये माल्थस का कहना था, ये माल्थस की थ्योरी थी। हालांकि माल्थस की थ्योरी आगे चल के गलत हो गई थी। देखिए उनके जो आलोचक थे, उन्होंने क्या कहा, माल्थस के जो आलोचन करने वाले थे, उन्होंने कहा कि गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि की बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होती है। मतलब उन्होंने कहा कि देखिए गरीबी और भूखमरी की जो स्थिति है वो आपके यहाँ पर खाद्यान्न की कमी से नहीं, जनसंख्या की वृद्धि से नहीं, खाद्यान्न की कमी से नहीं, बल्कि उनका असमान वितरण। जैसे आज हमारे यहाँ ही देखिए ना, भारत में, अपने यहाँ भारत में देखिए दोस्तों कि क्या है, कोई खाए खाए मर रहा है, कोई बिना खाए मर रहा है बेचारा, कोई इतना खा रहा है कि वो खाते खाते मर रहा है, कोई किसी के पास इतना भी नहीं है बेचारा कि वो खाने के लिए तरस रहा है। तो वही यहाँ पर जो उनके आलोचक थे, जो माल्थस की थ्योरी को जिन लोगों ने गलत किया, उनका मत था, उन्होंने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो है समस्या उत्पन्न नहीं होती है। समस्या तो उत्पन्न होती है, तब उत्पन्न होती है जब संसाधनों का असमान वितरण होता है, मतलब किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण ही कुछ थोड़े से धनवान और विशेषाधिकार संपन्न लोग विलासमय जीवन का आनंद लेते हैं और बहुसंख्य लोगों को गरीबी की हालत में जीना पड़ता है। ये जो है माल्थस के जो भी आलोचक थे, उनका कहना था कि आपने जो थ्योरी दिया है ना, जो जनसांख्यिकीय का आपने थ्योरी दिया है, तो वो थ्योरी आपका उतना सटीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं मानता, ये आलोचक करें, मैं नहीं करा, आलोचक करें कि मैं नहीं मानता, जो होते हैं जो संसाधन होते हैं, संसाधन का जो मतलब असमान जो वितरण है, उसके कारण जो भूखमरी जैसी स्थिति पैदा होती है, ना कि जनसंख्या के वृद्धि के कारण। ये आलोचकों का कहना है। क्लियर? अब देखिए, जनसंख्या की शक्ति पृथ्वी द्वारा मनुष्य के भरण पोषण, ये वही एस एन पॉपुलेशन का जो टर्म्स है, उसी के आधार पे जो इनका वो थ्योरी था उसको दिया गया, वो उसी चीज को यहाँ पे एस एन पॉपुलेशन वाले बुक में से थोड़ा सा कट करके एनसीईआरटी ने आपको दिखाया है। क्लियर? तो इसको पढ़िएगा। चलिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। चलिए, ये जनसांख्यिकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं। जनसांख्यिकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं। चलिए, पहली अवस्था में क्या होता है दोस्तों? पहली अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जब क्या होता है,
आज से 200 वर्षों के पहले की बात करें, आज से 200 साल पहले की बात करें तो विश्व के जितने भी लगभग देश थे वो सब क्या थे, पहली अवस्था में थे। मतलब जन्म दर भी ज्यादा था, मृत्यु दर भी ज्यादा था। कहने का मतलब लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं था, बच्चे भी ज्यादा पैदा होते थे और मरते भी ज्यादा थे, क्योंकि ना तो उतना कोई मेडिसिन था ना ही कुछ। तो ये बात कही जा रही। तो पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर ज्यादा रहता है, लेकिन मृत्यु दर जो होता है, जन्म दर मतलब समय के साथ धीरे धीरे कमते भी जाता है। स्टार्टिंग में जन्म दर ज्यादा रहता है, मृत्यु दर भी ज्यादा रहता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जन्म दर पे भी कंट्रोल होता है और मृत्यु दर पे भी कंट्रोल होता है, जैसे मेडिसिन वगैरह आ जाता है। और थर्ड में क्या होता है, थर्ड में पूरा का पूरा जनसंख्या जो होता है कंट्रोल कर लिया जाता है। जो अभी के टाइम में जो विकसित देश हैं आपके, जैसे अमेरिका हो गया, तो ये सब जो देश हैं वहां पे तीसरी अवस्था में चल रहे हैं, वहां पे जनसंख्या वृद्धि न के बराबर है, बहुत कम है। और हम लोग दूसरे स्टेज में चल रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में जनसंख्या वृद्धि कितना ज्यादा है, धीरे धीरे जाते जाते जनसंख्या जो होगा वो कमेगा, जैसे अब कमा है रेट। आगे पढ़ेंगे हम लोग तो पढ़ने के लिए आपको मिलेगा किस प्रकार से कितना जो था वो आंकड़े थे, आंकड़ों के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। पहला चरण है समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। वृद्धि दर इसलिए कम होती है क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती है। मतलब लोगों की मृत्यु भी बहुत ज्यादा हो रही है और लोगों का जन्म भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या होगा, जब मृत्यु दर भी ज्यादा, जन्म दर भी ज्यादा, तो हमारी जो जनसंख्या जो हमारी वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम लोग पिछड़ा हो जाएंगे, तकनीक दृष्टि से हम लोग क्या थे, तो पिछड़े थे। दोनों के बीच अंतर यानी शुद्ध वृद्धि दर। शुद्ध वृद्धि दर मतलब कहने का मतलब जन्म दर माइनस मृत्यु दर, याद रखिएगा, तो नीचा रहता है। तीसरे और अंतिम, जन्म दर माइनस मृत्यु दर मतलब जन्म लिया अगर 100 व्यक्ति, मर गया 50 व्यक्ति, तो शुद्ध वृद्धि जो हुआ वो कितना हुआ, 50 ही ना हुआ। मृत्यु दर को घटाएंगे भी तो ना, तो याद रखिएगा ये टर्म्स यहाँ पर कहा गया। फिर कहा जाता है कि अंतिम चरण में, तीसरे चरण में क्या होता है, तीसरे और अंतिम चरण में विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों पर काफी कमी हो जाती है, उनके बीच अंतर बहुत कम रहता है। मतलब कि जन्म दर भी कम हो रहा है, मृत्यु दर भी कम हो रहा है। ये तीसरी अवस्था की बात की जा रही है। जब समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है, और इस अवस्था की विशेषता यह है कि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत ऊंची हो जाती है। तो याद रखिएगा, जब पिछड़ी अवस्था से थोड़ा सा उन्नत करता है तो जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो। जैसे हम लोग पिछड़ा थे, अब थोड़ा उन्नत करें तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन देख रहे हैं बेतहाशा बढ़ रहा है, लेकिन इसमें फिर धीरे धीरे क्या होगा, कंट्रोल अब होना शुरू हुआ है। लोग अब ज्यादातर औसत अगर देखा जाए तो पहले औसत था हमारे यहाँ लगभग, औसत देखा जाए तो हर व्यक्ति के 3 बच्चे, हर व्यक्ति के 3 से 4 बच्चे, 3.8 का औसत था, अब 2.7 पे क्या हुआ है तो चला गया। तो जनसंख्या वृद्धि अब हमारे यहाँ धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। क्लियर, तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि के ये तीनों सिद्धांत के बारे में आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से जनसांख्यिकीय के 3 सिद्धांत होते हैं। अब देखिए सामान्य संकल्पनाएं और संकेतक, तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं, इसको याद रखिएगा। जन्म दर किसे कहते हैं, तो प्रति हजार की जनसंख्या के पीछे जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इस प्रकार मृत्यु दर भी ऐसा ही होता है कि प्रति हजार जन्मे बच्चों में मृतक बच्चों की संख्या को हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। तो ये यहाँ पर टर्म्स आपका आता है। अब देखिए प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है, और जो होता है इसी को कहा जाता है जनसंख्या संवृद्धि। देखिए प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। अभी मैंने बताया था जैसे जन्म दर माइनस मृत्यु दर, जन्म दर माइनस मृत्यु दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक वृद्धि जो होता है वो कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये ज्यादा कुछ नहीं, जो भी टर्म्स है मैंने समझा दिया है। देखिए प्रजनन दर, प्रजनन दर का अर्थ है बच्चे पैदा कर सकने की आयु, जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए बच्चे पैदा करने की आयु आमतौर पर कितनी मानी गई है, तो 15 साल से लेकर 49 साल तक। क्लियर, और प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को हम लोग जन्म दर, प्रजनन दर कहते हैं। मतलब 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, इसको प्रजनन दर भी कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ऊपर चर्चित अन्य दरों, जन्म तथा मृत्यु दरों की तरह यह दर भी अशोधित दर ही होती है, यानी कि यह संपूर्ण जनसंख्या के लिए मोटे तौर पर होती है। जैसे बच्चों अगर हम लोग जन्म दर की बात करें तो जन्म दर 1/1000 व्यक्तियों पर 1000 जीवित बच्चों, 1000 जन्मे बच्चों पे, जीवित बच्चों की संख्या पे, तो वो क्या होता है, एक रेंडमली लिया जाता है ना जी, वो पूरा का पूरा सटीक थोड़ी रहता है, एक रेंडमली रहता है। तो वही कहा जाता है कि ये भी अशोधित ही है। ठीक है, क्लियर, तो ये बात कही जा रही है। प्रजनन दर से तात्पर्य ऐसे जीवित
जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या जिन्हें कोई एक स्त्री जन्म देती, यदि वह बच्चे पैदा करने की आयु वर्ग में पूर्णतः जीवित रहती और इस आयु वर्ग के प्रत्येक हिस्से में औसत उतने ही बच्चे पैदा करती जितने कि उस क्षेत्र में आयु विशेष की प्रजनन दरों के अनुसार होने चाहिए। इस बात को कहने का एक दूसरा तरीका यह है कि सकल प्रजनन दर स्त्रियों के एक विशेष वर्ग द्वारा उनकी प्रजनन आयु की अवधि के अंत तक पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या के बराबर होती है। इसी को कहा जाता है प्रजनन आयु की अवधि का अनुमान एक निश्चित अवधि में पाई गई विशेष दरों की आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये बातें आती हैं। अब देखिए इस टर्म को समझ लीजिए, शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की मृत्यु की संख्या दर्शाती है जो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये शिशु मृत्यु दर। देखिए शिशु मृत्यु दर मतलब 1000 बच्चों में से 1 साल पूरा करने से पहले जो मर गया उसको हम लोग मृत्यु दर में ले जाते हैं। इस प्रकार मातृ मृत्यु दर, देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स आया है, एक आया है शिशु मृत्यु दर, ध्यान दीजिए शिशु मृत्यु दर, और दूसरा टर्म्स है यहाँ पे मातृ मृत्यु दर। तो मातृ मृत्यु दर जो होता है दोस्तों उन स्त्रियों की संख्या का सूचक है जो जीवित प्रसूति के 1000 मामलों में से अपने बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मतलब वैसी माताएं जो अपने बच्चों को जन्म देते समय क्या हो जाती है, मर जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मातृ मृत्यु दर कहते हैं। तो लगभग इसका आंकड़ा जो है निकाला जाता है कि 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें कितनी माताओं की मृत्यु हुई, उसमें कितनी माताओं की मृत्यु हुई कब, तो बच्चों को जन्म देने के टाइम, उसी को हम लोग मातृ मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा ये सारे टर्म्स आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने शुरू में बोला है चैप्टर थोड़ा लंबा है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, चैप्टर थोड़ा लंबा है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। स्त्री और पुरुष अनुपात यह बताता है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या है। इसी को तो मैंने अभी सेक्स रेशियो जो बोला था वो होता है। ऐतिहासिक तौर पर संपूर्ण विश्व में यह पाया गया है कि अधिकांश देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। देखिए आप कहेंगे कि सर हमारे यहाँ तो लड़कियों की संख्या कम है, तो समझिए ना क्यों कम है। देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व की अगर बात कर ले, पूरे अगर वर्ल्ड की बात कर ले दोस्तों, अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात कर ले तो पूरे वर्ल्ड में जो पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की संख्या जो होती है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि अधिकांश देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। क्यों होती है ये ध्यान रखिएगा। देखिए इस तथ्य के बावजूद कि कुदरती तौर पर मादा बच्चों की तुलना में नर बच्चे कुछ ज्यादा पैदा होते हैं। देखिए कुदरत है जो मादा बच्चों की अपेक्षा नर बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा पैदा होते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, नर के पीछे मोटे तौर पर 943 से 952 तक मादा बच्चे पैदा करती हैं। इस तथ्य के बावजूद यदि स्त्री पुरुष अनुपात थोड़ा स्त्रियों के पक्ष में है तो फिर इसके 2 कारण हो सकते हैं। कहने का मतलब कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, ये देखा गया है आंकड़ों के अनुसार कि नेचर भी जो है 1000 अगर लड़कियों को धरती पर भेजता है तो 952 या 945 के आसपास लड़कियों को ही धरती पे भेजता है। मतलब लड़कियां जो होती है वो नेचर का ही भी देन है कि लड़कियों की संख्या जो है नेचर कम ही देता है। लेकिन फिर भी आप यहां पर देख रहे हैं कि विश्व के ऐसे बहुत सारे भाग हैं जहां पे लड़कियों की संख्या ज्यादा है। वो क्यों है दोस्तों, क्योंकि देखिए लड़कियों में जो होती है वो उनकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। देखिए यहां पर लिखा गया होगा कि शैशवा अवस्था में बालिका शिशुओं में बालक शिशुओं की अपेक्षा रोग के प्रतिरोधक की क्षमता अधिक होती है। आप देखेंगे किसी के यहाँ अगर बेटी होगी, ज्यादातर आपने गौर किया होगा तो उसको ये नहीं सुनिएगा कि बेटी को शीशा में रखा गया है या बेटी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, दिल में सुराग है। ज्यादातर आपने सुना होगा लड़कों का जब जन्म होता है तो आपने सुना होगा कि इसको शीशा में रखा जा रहा है या कुछ मतलब प्रॉब्लम्स है, ये सब क्योंकि लड़कियों में जो होती है बालक की अपेक्षा बालिकाओं में क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है अधिक होती है। जीवन चक्र के दूसरे सिरे पर अधिकांश समाजों में स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक वर्षों तक जीवित रहती है, इसलिए बूढ़ी स्त्रियों की संख्या बूढ़े पुरुषों से अधिक है। देखिए जीवन चक्र की अगर बात करें उसमें भी स्त्री की जो संख्या है वो ज्यादा दिन तक। आप देखिएगा अपने गांव में गौर कीजिएगा, आपके गांव में जितने ज्यादा बूढ़े नजर नहीं आएंगे उतने ज्यादा आपके गांव में बूढ़ियां नजर आएंगी। यानी कि स्त्रियों की जो कैपेसिटी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो पुरुषों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इन दोनों कारणों ने मिलकर स्त्री पुरुष अनुपात को प्रभावित किया है, जिससे अधिकांश संदर्भों में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या मोटे तौर पर 1050 के आसपास होती है। तथापि यह देखने में आया है कि चीन, दक्षिण कोरिया और विशेषतः भारत जैसे कुछ देशों में स्त्री पुरुष इस पर घटना के वर्तमान
स्त्री पुरुष जनसंख्या की आयु संरचना स्तर कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात, ये तो पढ़ाई दिए हैं। देखिए प्रसारितता अनुपात का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर कहा गया प्राश्रितता, ठीक है, तो इसका मतलब कि दूसरे पर आश्रित, ठीक है, पराश्रित, इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्राश्रित कर रहे हैं। तो जो प्राश्रित होते हैं वो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, जो 15 से 64 साल के लोग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वो कार्यशील वर्ग में आते हैं। ऐसे 15 से 59 ही आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको सोशियोलॉजी में जो है 15 से 64 माना गया है, ठीक है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से। तो जो 15 से 64 साल के लोग होते हैं उन पे क्या होता है, उन पे भार होता है किसका किसका, उन पे भार होता है जो छोटे बच्चे हो गए, 1 साल से लेकर 14 साल के बच्चे हो गए, और फिर यहाँ से 64 से लेकर जितने बच्चे हो गए, यानी 60 से ही कर सकते हैं आप, 60 साल से ज़्यादा के जितने भी बूढ़े हो गए उन सब का जो कार्यभार होता है, उनका जो खर्च जो होता है वो सब किसको चलाना पड़ता है, वो सब यहाँ पर 15 से 64 साल वालों को, यानी 15 से 59 साल वालों को चलाना पड़ता है। इसीलिए इसको पराश्रित वर्ग भी कहते हैं। जो किसे पराश्रित वर्ग कहेंगे, जो 1 साल से लेकर 14 साल तक, यानी 0 से लेकर 14 साल तक, और फिर 60 साल से लेकर जितना उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो क्या होते हैं, कार्यशील वर्ग पे, जिनका एज 15 से 59 वर्ष होता है, उन पे क्या होते हैं, ये डिपेंड रहते हैं। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। और याद रखेंगे जिस देश में जितना ज्यादा बूढ़े रहेंगे वहाँ की वृद्धि, तो मतलब अगर विकास की हम लोग बात करें तो वहाँ कम ही होगा ना, क्योंकि वो सब क्या होंगे, काम तो करेंगे नहीं, वो सब और बोझ बनकर रहेंगे। किस पे बोझ बनेंगे, तो कार्यशील आयु वर्ग पे वो बोझ बन के रहेंगे। तो वहाँ की जो वृद्धि है, वहाँ का जो विकास है, वो थोड़ा न थोड़ा डिफेक्ट होता है। जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि हमारा जो सबसे विश्व का अगर सबसे युवा अगर देश है तो अपना देश भारत है, तो युवा देश सबसे ज्यादा भारत है, लेकिन कुछ साल बाद, आने वाले कुछ सालों बाद सबसे ज्यादा बूढ़े भी हमारे यहाँ ही होंगे ना, क्योंकि जितना भी युवा वर्ग है वो बूढ़ा में तब्दील होगा कि नहीं होगा, तो ये बात याद रखना। और जब बूढ़ा में तब्दील होगा तो वो क्या होगा, जो वर्ग कार्यशील वर्ग रहेंगे उस पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये बातें यहां पर कही जा रही है, वो इस पे निर्भर रहेगा। देखिए भारत की जनसंख्या का आकार और संवृद्धि, भारत की जनसंख्या के बारे में बात की जा रही है। तो भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। ऐसा सुनने में आया है कि पहला बन गया है, लेकिन बुक में तो दूसरा ही है। सन 2011 की अनुमानित अथवा जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 121 करोड़ यानी कि 1.21 अरब। जैसा कि सारणी 1 में देखा जा सकता है, भारत की जनसंख्या संवृद्धि दर हमेशा बहुत ऊंची नहीं रही। वर्ष 1901 से 1951 के बीच औसत वार्षिक संवृद्धि दर इतना परसेंट 1.33% से अधिक नहीं हुई, जो एक साधारण संवृद्धि दर कही जा सकती है। सच तो यह है कि 1911 से 1921 के बीच संवृद्धि दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप में रही, यानी कि वृद्धि दर हुआ ही नहीं। कब, 1911 से 1921 में कोई जनसंख्या का हमारे यहाँ बढ़ोतरी नहीं हुआ था और घट ही रहा था, ठीक है। यानी देश की कुल जनसंख्या के 5% अंश के मौत के मुंह में ढकेल दिया गया था। क्यों दोस्तों, देखिए 1911 से 1921 के बीच में हमारे यहाँ 1917, 18, 19 में महामारी आया था, ठीक है, महामारी आया था, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, जिसके कारण जनसंख्या में क्या हुआ, तो कमी देखने के लिए मिला था। क्लियर, तो यहाँ पर काफी बढ़ोतरी नहीं देखने के लिए हम लोग को मिला था। 2.2 1961 से 1981 के दौरान हमारी जनसंख्या 2.2% पर पहुंच चुकी थी। चलिए ये ग्राफ के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 1901 में जो हमारी जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या लाखों में, तो यहाँ पर लाखों में बताया जा रहा है 238, ठीक है, तो ये लाखों में बताया जा रहा है 238 लाख। 1911 में 252 लाख, 1921 में 251 लाख। देखिए 1911 में 252 था, 1921 में कुछ कम गया। देखिए यहाँ पे माइनस हो गया था, 0.03% हुआ था कि नहीं माइनस। फिर 1931 में कितना बढ़ा, 251 से 279 गया। 1941 में इतना बढ़ा 1.33%, फिर 1.25%, 1.96%। मतलब दोस्तों 1961 तक, देखिए 1901 से लेकर 1961 तक मतलब जनसंख्या 9 के बराबर बढ़ रहा था, है ना, वो समथिंग। लेकिन 1971 से 2% बढ़ना शुरू हुआ। 1981 में फिर 2.20%, 548 लाख से लेकर 683 लाख तक हो गया। 1991 में देखिए क्या हुआ कि 2.14% बढ़ गया। 2001 में देखिए 1088 में चला गया, और 2011 में 1210 के आसपास 1.64। और हम लोग 10वीं वृद्धि दर देखें तो देखिए कितना बढ़ रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये औसत वार्षिक वृद्धि दर था, लेकिन हम लोग 10 साल का वृद्धि देखें, ये औसत वार्षिक वृद्धि की बात करें, मतलब
एक साल में ऐसे वृद्धि हो रहे थे। अब इसका हम लोग वार्षिक देखें तो देखिए 5.8 से डायरेक्ट अब हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि कितना ज़्यादा जो है दोस्तों वो बढ़ गया है। आप ईयर के अनुसार देख सकते हैं। आप जाइएगा इस वेबसाइट पे तो आप यहाँ से देख सकते हैं censusindia.gov.in से इन सारे आंकड़ों को आप देख सकते हैं। देखिए भारत में जन्म एवं मृत्यु दर है 1901 से 2001 तक। तो देखिए यहाँ से इधर आपको मृत्यु दर दर्शाया गया है, इधर आपके जन्म दर दर्शाए गए हैं। देखिए यहाँ पर 1901 से 1911 तक जन्म दर क्या था, जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या, दर प्रति 1000 जनसंख्या यहाँ पर 50। देखिए यहाँ पर मृत्यु दर क्या था, अगर हम लोग बात करें 1900 इसके बारे में तो मृत्यु दर के बारे में बात करते हैं बच्चों। इधर आपका मृत्यु दर है तो मृत्यु दर जो था ये आपका जो है जन्म दर मोटा वाला, आप पतला वाला आपका मृत्यु दर है, ठीक है। तो आप देखिए 1901 से लेकर 1911 तक मृत्यु दर देखिए यहाँ पर कम, जन्म दर थोड़ा ज़्यादा था। फिर यहाँ पर मृत्यु दर जन्म दर दोनों एक समान हुआ, मृत्यु दर थोड़ा कम हुआ, जन्म दर थोड़ा ज़्यादा था। मृत्यु दर थोड़ा सा कम हुआ, जन्म दर ज़्यादा, मृत्यु दर कम, जन्म दर ज़्यादा, जन्म दर ज़्यादा ज़्यादा, ये देखते जाइए ये आंकड़े आपको यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो इससे आप जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आप स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए 1931 से पहले मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही ऊंची रही। इस संक्रमण वर्ष के बाद मृत्यु दरों में तेजी गिरावट आई, जबकि जन्म दर थोड़ी सी गिरी। 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आने का प्रमुख कारण था कि अकाल आना और हमारे यहाँ महामारियों पे नियंत्रण बढ़ गया था। मतलब कहने का कि 1921 के बाद मृत्यु दर में पूरा का पूरा गिरावट आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अकाल पे नियंत्रण कर लिया और महामारियों पे भी हम लोगों ने नियंत्रण कर लिया था, ठीक है। कहा जाता है कि ऐसी बीमारियों के उपचार में किए गए सुधार, बड़े पैमाने पर चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रम, व्यापक रूप से संचालित स्वच्छता अभियान। कहने का मतलब मैं एक वर्ड में समझा देता हूं कि देखिए क्या हुआ 1921 के बाद जो भी हमारे यहाँ था तो अनेक टीकाकरण हो गए, टीकाकरण के उपाय बन गए। तो इन सब चीज़ों से लोगों की जो मौतें होने लगी वो बहुत कम होने लगी, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होने लगा। मौत कम होगा तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा ना जी। अकाल भी बढ़ती हुई मृत्यु दर के एक प्रमुख पुनरावर्तक स्रोत थे। एक जमाना था जब अकाल व्यापक रूप से और बार बार पड़ते थे, लेकिन हमारे यहाँ फिर टेक्नोलॉजी आया तो अब अकाल पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब खेत पानी नहीं रहता था, बोरिंग के द्वारा पानी होने लगा। तो ये बातें यहाँ पर कही गई। क्लियर? सरकार ने अभी कुछ समय पहले ही ग्रामीण इलाकों में भूख और भूखमरी की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का एक नमूना बनाया है, ठीक है। नरेगा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वही बात यहाँ पर कही जाती है। भारत में सबसे जो अधिक जन्म दर उत्तर प्रदेश और बिहार में है, यह 26.7% है और 26.3% है। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में है। 2026 तक भारत की कुल जनसंख्या 50%, लगभग आधा भाग तक बढ़ा सकते हैं। ये दो राज्य, ये दो राज्य जो है वो भारत की 50% जनसंख्या को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अकेला जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों 1/4 तक 22% तक बढ़ा सकता है। चलिए हम लोग चार्ट नंबर 3 में इसको हम लोग देखेंगे। देखिए जो आपने पढ़ रहे थे ना कि 1911 से लेकर 1921 में हमारे यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि कम हुई। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा बीमारी इन्फ्लुएंजा महामारी फैला था, जिसके कारण हमारे यहाँ जो ये बहुत ज्यादा मौतें हुई थी। लगभग 4 करोड़ लोग मौत के मुंह में चले गए थे, ठीक है। लगभग 4 करोड़ लोग, उस समय उतना टीकाकरण भी नहीं था। तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। और अकाल भी जो होती है वो मृत्यु का बढ़ते हुए, मतलब ये अपना वही वाला भी जो टर्म्स मैंने पढ़ाया, तो ये अभी मैंने आपको ये टर्म्स तो पढ़ाई दिया। फिर उसके बाद भारत में राज्यवार जन्म दर आपको बताया जा रहा है, तो ये आप मैप के जरिए देख लेंगे, इतना समझने की कोई आवश्यकता है नहीं। 2026 तक यहाँ पर जनसंख्या के क्षेत्रवार में हिस्से को बताया जा रहा है कि 2026 तक जनसंख्या का क्या नमूना रहेगा। महाराष्ट्र की बात की जा रही है, महाराष्ट्र 15% छेकेगा। उत्तर प्रदेश बिहार मिलकर पूरा जनसंख्या का 30% कवर करेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 16%, पंजाब, दिल्ली ये सब 9%, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब 11%, और ये सब राज्य जो मिलकर 13% आपके करेंगे। देखिए भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना, देखिए अब यहाँ पर एज कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एज कंपोजिशन ये ज्योग्राफी में चैप्टर 3 में पढ़ना था, हालांकि इस बार से एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया, बट आपके सोशियोलॉजी में इस सिलेबस को रखा गया है। तो भारत की जनसंख्या बहुत जवान है, यानी अधिकांश भारतीय युवा अवस्था में है, और यहाँ की आयु का औसत भी अधिकांश अन्य देशों की तुलना में कम है। मतलब हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है ज्यादातर क्या है दोस्तों, वो युवा अवस्था में है। बाकी वहाँ सब आंकड़े दिखाए गए हैं कि कब कितना % था, कब घट के कितना गया, ये सारे चीजें आपको बताई जा रही है। तो आप इस पे थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में लगभग 5% की वृद्धि होगी, और 2001 में 7% से बढ़कर 2026 में 12% हो जाएगा। तो ये सब आंकड़े हैं, ये नहीं आपको देखना है, डायरेक्ट आप इसको देखिए, सब चीज समझ में आ जाएगा।
देखिए 1961 में 0 से 14 वर्ष, देखिए यहाँ पे 41 आयु वर्ग बताया जा रहा है, 15 से 59 वर्ष 53 और 60 वर्ष से अधिक यहाँ पर। और जितने भी हैं देखिए आयु वर्ग में खानों में उनके हिस्सों का प्रतिशत दिया गया है, हो सकता है कहीं पूर्णांक मतलब प्रतिशत। 1961 में 0 से 14 साल के 41% लोग थे, 15 से 59 के 53%। तो हम लोग को मेन युवा वर्ग को तो देखना है। तो देखिए युवा वर्ग कैसे बढ़ रहा है, देखिए ये हम लोग को मेन युवा वर्ग को देखना है। देखिए पहले 53 था, 54 था, 54 था, 56 था, 59 था, 63 था, अब कहाँ चला गया 64 और 60 वर्ष से अधिक वाले लोग भी क्या हो रहे हैं, अब हमारे यहाँ बढ़ ही रहे हैं। क्लियर। तो ये यहाँ पर बात कही जा रही है। देखिए जन्म दर कमा है, देखिए कैसे, पहले 41 था, 0 से 14 वर्ष के बच्चों की जो संख्या प्रतिशत में दिखलाई जा रही है, तो पहले यहाँ पे 41% था, ठीक ना। अब देखिए फिर 42 हुआ, 40 हुआ, 38 हो गया, 34, 29, 23, यानी कि जनसंख्या जो जन्म दर है अब उसमें कंट्रोल जो पहले की अपेक्षा अब कंट्रोल आ रहा है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, जो कंट्रोल यहाँ पर किया जा रहा है। तो चलिए आगे आप लोग देखिएगा, इसका बैटरी लो हो गया था, मैंने लगा दिया चार्ज इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो केरल जैसा राज्य आयु संरचना के मामले में विकसित देशों की स्थिति को प्राप्त करने में लगा है, वहीं दूसरी और उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल भिन्न है, जहां अपेक्षाकृत छोटे आयु समूह में जनसंख्या के अनुपात काफी अधिक है और वृद्ध जनों के अनुपात अपेक्षाकृत कम है। तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। क्लियर। तो याद रखेंगे। देखिए समझ लीजिए केरल और उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए स्त्रियों की, ये केरल का है और ये उत्तर प्रदेश का है। आपको नहीं समझ में आता है ग्राफ तो समझिए अभी अच्छे से। देखिए यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत देखा जा रहा है, ये पुरुषों का 0%, 2%। 0 से 4 साल में पुरुष आपके हैं 10%, तो महिला भी आपकी है 10%। कहाँ में? उत्तर प्रदेश में। केरल में देखिए, केरल में क्या है, 0 से 4 साल तक 6% है और ये 6%, मतलब यहाँ पर यहाँ का जन्म दर जो है दोस्तों वो ज्यादा है। 0 से 4 साल मतलब जन्म दर यहाँ का ज्यादा है उत्तर प्रदेश का। यहाँ का देखिए जन्म दर क्या है दोस्तों, तो यहाँ का जो जन्म दर है वो आपका कम है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता है लोगों की संख्या, और इधर देखिए हम लोग जाते हैं 60 साल तक ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, तो ऊपर में गए तो यहाँ देखते हैं पुरुषों की संख्या, यहाँ देखते हैं स्त्रियों की संख्या। इधर देखिए यहाँ पे मृत्यु दर हो गया ज्यादा हो गया, यहाँ पर लोगों का मृत्यु कम हो रहा है। आप देखिए ये यहाँ पे बात कही जा रही है, तो ये समझिएगा। देखिए जनसंख्या आयु संरचना से जनसांख्यिकीय लाभ या लाभांश इस तथ्य के कारण मिल सकता है कि भारत इस समय विश्व भर में सबसे युवा देशों में से एक है और आगे भी कुछ समय के लिए रहेगा। 2000 में भारत की जनसंख्या 1/3 15 वर्ष की आयु से नीचे था। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र 29 साल होगी, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की औसत आयु 37 व 45 वर्ष की होगी। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। हमारे यहाँ पर आश्रित वर्ग के बारे में जो टर्म्स मैंने आपको समझाया था वही टर्म्स यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इसको देखिएगा, भारत के बारे में है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो स्त्री पुरुष अनुपात जो होता है वो लिंग संतुलन को दर्शाता है और एक महत्वपूर्ण सूचक भी है। देखिए कहा जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या आमतौर पर 1000 से कुछ ऊपर ही रहती है, लेकिन देखिए प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या आमतौर पर 1000 से कुछ ऊपर ही रहती आई है। लेकिन जैसा कि सारणी 3 से स्पष्ट है कि भारत में स्त्री पुरुष अनुपात पिछली एक शताब्दी से कुछ अधिक समय से गिरता जा रहा है। हमारे यहाँ अभी 1000 पुरुषों पर लगभग क्या है 933 महिला हो गई है, जो कि 972 महिला थी लेकिन अब 933 हो गई है। इस ग्राफ के माध्यम से पूरा कहानी मैं समझा दे रहा हूं। देखिए क्या था मैटर कि 1901 से लेकर यहाँ पर 2001 तक का दिया गया है आंकड़ा आपका। तो यहाँ पर कहा गया है स्त्री पुरुष अनुपात सभी आयु वर्ग में। तो देखिए 1000 पुरुषों पर स्त्री पुरुष का अनुपात है, 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी। कब? 1901 में। फिर 1911 में 964 हुआ। 1000 पर, 1000 लोगों पर कितनी संख्या, मतलब 1000 पुरुष पर ये स्त्रियों की संख्या बतलाया जा रहा है। धीरे धीरे 2001 में देखिए मात्र 1000 पुरुषों पर हमारे यहाँ कितनी महिलाएं बची है, 940 महिलाएं बची हैं। अब इसका भी हम लोग कारण पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। वही टर्म्स को यहाँ पर बतलाया गया है कि 6 राज्य जो है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 राज्य और संघ राज्यों क्षेत्रों का बाल स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 900 स्त्रियों से भी कम है। इस संबंध में पंजाब की स्थिति सबसे खराब है, क्योंकि वहां का बाल स्त्री पुरुष अनुपात अविश्वसनीय रूप से 793 है। सबसे ज्यादा हालत खराब है तो किसका? पंजाब का हालत खराब है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 800 से नीचे हैं। पंजाब के बाद हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात और हिमाचल प्रदेश आते हैं, जैसा कि चार्ट 6 में दिखाया गया है। उत्तरांचल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सभी में यह अनुपात जो है 925 के नीचे है, जबकि मध्य प्रदेश में। अब मैं आपको समझा दूं कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। अब समझिए बच्चों कि आखिरकार ऐसा होता क्यों। देखिए जो ज़्यादा विकसित जो होते हैं, आपने देखा होगा गरीब के यहाँ जो होते हैं लड़कियों को मारा नहीं जाता। यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों की बात की जा रही है।
तो किसके यहाँ लड़कियों की ज़्यादा मौतें होती है जी? जो अमीर होते हैं, जो समझदार होते हैं, अल्ट्रासाउंड आ गया, ये सब इन चीज़ों से क्या होता है, लड़कियों की संख्या पर नियंत्रण करते हैं, क्योंकि आज का जो समझदार वर्ग है वो ज़्यादा जनसंख्या चाहता नहीं है, और जिसके कारण वो मनचाहा चाहता है कि मेरे पुत्र हो तो पुत्र को ही वो रखता है, पुत्री हो तो पुत्री को ही रखता है। तो याद ही रखिए, वो हालांकि वो आर्थिक संपन्न है, वो तिलक दहेज सब चीज दे सकते हैं, लेकिन वो पुत्री के ऊपर ज्यादा दिलचस्पी ना दिखाते हैं, ऐसे आंकड़े बतलाते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ये सारी बातें कही गई है। देखिए, समाजशास्त्रियों ने भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आने के कई कारण बताए हैं। पहला क्या है दोस्तों, कि स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कारक जो पुरुषों की बजाय केवल स्त्रियों को ही प्रभावित करता है, वह है स्त्री का गर्भ धारण करना और फिर बच्चा पैदा करना। इसलिए यह प्रश्न उठना प्रासंगिक है कि क्या स्त्री की मौत की जो जोखिम उठानी पड़ती है, मतलब मदर बनने के टाइम में ज़्यादा जो होता है, गर्भधारण के दौरान माताओं का मृत्यु हो जाता है, ये भी एक रीजन है। दूसरा जो है कि विकास के साथ मातृ मृत्यु दर में गिरावट आती तो है, लेकिन विकास के बदौलत पोषण, सामान्य शिक्षा और जागरूकता के स्तर बढ़ते जाते हैं और सुविधाओं का उपलब्धता में सुधार होता है। कहने का मतलब कि जब समाज अपना विकसित होता है, जब अपना समाज विकसित होता है दोस्तों, तब क्या होता है, समाज विकसित होने के साथ साथ जो मातृ मृत्यु दर है इसमें गिरावट तो आती है, लेकिन बात यहां पर देखिए कही जा रही है कि जो आपके भारत में भी मातृ मृत्यु दर घटते जा रही है, भले ही वो अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में अभी भी ऊंची बनी हुई है, बात कही जाती है। लेकिन कहा जाता है स्त्री के बारे में, तो बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आने के अनेक कारण है। जैसे पहला देखिएगा, एग्जाम में पूछेगा ये बताइए बाल स्त्री में गिरावट आने के कारण कौन कौन से हैं। पहला देखिएगा, शैशवा अवस्था में बच्चियों की देखभाल की घोर उपेक्षा। बेटा रहेगा तो खूब लाड़ प्यार से पालेगा, लड़की रहेगी तो नहीं पालोगे, जिससे उनकी मृत्यु दरें ऊंची हो जाती है। लिंग विशेष के गर्भपात, जिससे बच्चियों को पैदा न करना, जो शिशुओं की हत्या करना, धार्मिक सांस्कृतिक अंधविश्वासों के कारण शैशवा अवस्था में ही बच्चियों की हत्या कर देना, इनमें से प्रत्येक कारण एक गंभीर सामाजिक समस्या की ओर इशारा करता है। और इस बात के कुछ प्रमाण भी मिलते हैं कि सब कारण भारत में कार्य करते रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में बालिका हत्या की प्रथाएं प्रचलित बताई जाती है, जबकि ऐसा आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिनकी देखिए यहाँ पर जिनकी सहायता से गर्भावस्था की प्रारंभिक स्थितियों में ही पता लगाया जा सकता है कि गर्भावस्था में शिशु लड़का होगा या लड़की होगी, जिसको सोनोग्राम कहा जाता है, यानी अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक्सरे के कारण जो होते हैं वो आपके ये सारे चीजें किए जाते हैं। और यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि भ्रूण जो हत्या होता है वो ज्यादातर देखने के लिए मिलता है कि जो आर्थिक संपन्न लोग होते हैं वही लोग ज्यादा भ्रूण हत्या भी करवाते हैं, मतलब बच्चियों को पेट में ही, गर्भ में ही मौत के घाट उतार देते हैं। जो भी उनको चाहिए, बेटा चाहिए तो केवल बेटों को ही अपेक्षा करते हैं। कुछ क्षेत्रों में बाल स्त्री पुरुष अनुपात को नीचा स्तर इस तरह का समर्थन करता प्रतीत होता है। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि निम्नतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात भारत के सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब गरीब क्षेत्रों में नहीं, आप सोचिएगा कि गरीब है, तिलक उलक नहीं देना है तो बेचारा बेटी नहीं जन्म कराएगा, जाकर देखिए सबसे ज्यादा जो बेटियां होती है वो गरीबों के यहाँ ही होती है। ठीक है, अमीर लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना आज हो गया है कि वो जो चाहता है वही केवल वो प्राप्त करना चाहता है, अगर बेटा तो बेटा, बेटी तो बेटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात कही जा रही है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान पर है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्हीं राज्यों में बाल स्त्री पुरुष अनुपात बहुत निम्न है। कहने का मतलब कि पंजाब, आपका दिल्ली, इस सब जगह समृद्ध राज्य है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर स्त्रियों की जो जन्म दर है, बच्चों की जो जन्म दर है, बालिकाओं का जो जन्म दर है वो क्या है दोस्तों, तो कम है, अत्यंत निम्न है, ये दिखाया जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि दहेज प्रथा के कारण माता पिता को अपनी बेटियों के विवाह में देने के लिए दहेज के रूप में मोटा भुगतान करना पड़े तो समृद्धशाली और धनाढ्य माता पिता ऐसा दहेज देने में पूरी तरह समर्थ होंगे, किंतु देखने में आया है कि सबसे अधिक समृद्धशाली क्षेत्रों में स्त्री पुरुष अनुपात सबसे नीचा है। यानी कि वैसे माता पिता जिनके पास समृद्धशाली हैं वो दहेज दे सकते हैं, फिर भी वे क्या करते हैं, बेटियों को जन्म देना नहीं चाहते हैं, बेटियों को इस दुनिया में लाना नहीं चाहते हैं। ये बातें यहाँ पर आपको समझाई जा रही है। तो आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो स्त्रियों का जो जन्म दर है वो कम कहाँ पे है, तो समृद्धशाली घरों में ही। यह भी संभव है, हालांकि अभी इस मुद्दे पर अनुसंधान चल रहा है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध परिवार अपेक्षाकृत कम अक्सर 1 या 2 बच्चे उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए कि वे अपनी पसंद के अनुसार ही लड़का या लड़की पैदा करना चाहेंगे। जो अल्ट्रासाउंड आपका है, जो ये टेक्नोलॉजी है, इसकी उपलब्धता के कारण ऐसा करना संभव हो गया है। सरकार ने इसके लिए कठोर कानून भी बना दिए हैं, इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, और इस कानून का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना और कारावास दंड का भागी भी बना दिया गया है। और प्रसव नैदानिक प्रविधियां दुरुपयोग का विनिमय और निवारण अधिनियम
अधिनियम नामक यह कानून 1999 में से लागू है और इसे 2003 में और अधिक प्रबल बना दिया गया है। लेकिन फिर भी क्या है दोस्तों, लेकिन फिर भी क्या है, गवर्नमेंट से छुपाकर क्या होती है, जो समृद्धशाली लोग होते हैं वो ये सब चीज अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब, यानी कि वो चाहते हैं, बेटे की चाह है तो अगर गर्भ में गलती से बेटी हो गई तो उसका गर्भपात करा दो। ठीक है, ये बातें यहां पर कही जा रही है। तो हमारे यहां इसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपको पता है 22 जनवरी दोस्तों, 22 जनवरी 2015 में लागू किया गया। कहां, तो हरियाणा के पानीपत से। तो ये भी हमारे यहाँ चला है, बाल स्त्री पुरुष अनुपात को बढ़ाने के लिए कारगर नीति साबित हुआ भी है। साक्षरता दर जो है वो कितना, इसको डिपेंड करता है लिटरेसी जो है उसके ऊपर देखते हैं। देखिए, शिक्षित होने के लिए साक्षर होना जरूरी है और साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो क्या हो सकता है, जो शक्ति से संपन्न भी हो सकता है। जनसंख्या जितनी अधिक साक्षर होगी, आजीविका के विकल्पों के बारे में उससे उतनी ही अधिक जागरूकता उत्पन्न होगी। तो देखिए आज क्या हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद साक्षरता में स्तरों में काफी सुधार आया है। हमारी जनसंख्या का 2/3 हिस्सा अब साक्षर है, क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि दर अब काफी ऊंची बनी हुई है। इसलिए नई पीढ़ियों को साक्षर बनाने के लिए आवश्यक है अत्यधिक प्रयत्न करने की, आवश्यकता करने की। अगर हमारी नई पीढ़ियां नहीं पढ़ेगी भाई तो हमारे समक्ष बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। देखिए आप लोग सोचते हैं कि नहीं पढ़ेगा तो एक ही रीजन है, देखिए नहीं पढ़ेगा बहुत सारे रीजन है, नहीं पढ़ेगा बहुत सारे रीजन है। हमारे वातावरण को झेलना पड़ेगा। हमारी नई पीढ़ियां संख्या की दृष्टि से पहले के मुकाबले बहुत धीमी गति से कुछ छोटी होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे सुविधा वंचित समुदायों में साक्षरता की दरें नीची रही हैं और इन समुदायों में स्त्रियों की साक्षरता दरें तो और भी नीची हैं। और एक और जहां केरल जैसे कुछ राज्य सर्वजनीन साक्षरता के स्तर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहीं बिहार जैसे कई राज्य इस मामलों में बहुत पीछे रह गए हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है साक्षरता के टर्म से। देखिए यहाँ पर कही जा रही है 7 वर्ष और उससे अधिक वाली जनसंख्या का प्रतिशत। देखिए 1951 व्यक्ति 18.3%, पुरुष 27%, स्त्रियां 89%। साक्षरता दर पुरुष के बीच का अंतर तो 18.3%। अब देखिए अंतर धीरे धीरे 2011 में ये बढ़ के कहाँ चल गया जी, 16.7% तक, यानी कि साक्षरता दर का पुरुष और स्त्रियों में अंतर जो है आपका बढ़ के चला गया है। ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं यहाँ पर कही जा रही है। सन 2011 में नगरीय जनसंख्या बढ़कर 31.2% हो गई और ग्रामीण जनसंख्या कम होकर 68.8% रह गया। देखिए भारत की अधिकांश जनता हमेशा ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहती आई है और यह स्थिति आज भी सही है। 2001 की जनगणना में पाया गया है कि हमारी जनसंख्या का 72% भाग आज भी गाँव में रहता है और 28% भाग शहरों में रहता है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो 28% शहर वाला था वो 31% बन गया और ये जो आपका 72% गांव वाला था वो 68.8% बन गया। 2021 में जनगणना होगा तो ये सब आंकड़े बड़े आपको उल्टे पुल्टे देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि शहरों में जनसंख्या का घनत्व है वो ज्यादा हो चुका है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे जनसंख्या के घनत्व की बात की जा रही है ग्रामीण और शहरी के बारे में। तो पहले क्या था, गाँव में ज्यादा लोग निवास करते थे, शहर में बहुत कम। देखिए गाँव में फिर 1911 की बात की जा रही है, फिर देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर गांव की संख्या कमते जा रही है, शहर में लोग बढ़ते जा रहे हैं, गांव कम शहर ज्यादा, गांव कम शहर ज्यादा, गांव कम शहर ज्यादा। 68 पर चल गया गांव, 31 पर आ गया शहर। ठीक है, नीतीश कुमार जी सबको शहरे बना देंगे। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। एक समय में कृषि देश का समग्र आर्थिक उत्पन्न में सबसे अधिक योगदान देती थी, लेकिन आज सकल घरेलू उत्पाद उसका योगदान केवल 1/4 रह गया है। क्यों भैया, क्योंकि देखिए पहले के टाइम में हमारे यहाँ नेचर में भी क्या था, सारी चीजें थी। मतलब किसान अगर किसानी कर रहा है तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, बाहर से कोई भी नहीं। गाय भैंस अगर अभी पालेंगे आपको तो आपको चारा खिलाने में ही मर जाएगा। लेकिन पहले के टाइम में क्या था, चारे ऐसे ही उपलब्ध हो जाते थे। कैसे, तो उतने ज्यादा ग्रीन फील्ड थे, वहां से चारे उपलब्ध हो जाता था। आज का अगर किसान खेती करता है तो उसको पानी की सुविधा नहीं मिलती है, नल सूख गए, नल नहीं सॉरी, यहाँ पर आपके जो जलाशय हैं आपके जैसे नहर हो गए, कुआं हो गया, ये सब सूख गए हैं, तो पानी की भी किल्लत देखने के लिए मिल जाती है। जिसके कारण अब क्या है कि कृषि को लोग धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, कृषि से लोग अपना रुझान बदल रहे हैं। आज आप गाँव में जाकर देखिएगा तो गाँव में आपके अपने गाँव को देखिए तो वहाँ के लोग किसान होते हुए भी क्या करते हैं, बगल के नगर में, बगल के शहर में कार्य करने जाते हैं, प्रतिदिन मजदूरी पे कार्य करके आते हैं। वो किसान वाला काम करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है वो क्या हो गई है, खर्चीली हो गई है, जिसके कारण अब वो ये काम करना नहीं चाहते हैं। ये सब बात यहाँ पे कही जा रही है। रेडियो टेलीविजन ये सब समाचार पत्र के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ है, तो ज्यादा जागरूकता पैदा हो गया है। ठीक ना, आज हमारी सभ्यता इतनी विकास ज्यादातर इन सब चीजों से ही होती जा रही है। नगरीय दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो नगरीकरण में हो रही तेजी समृद्धि दर्शाती है कि कस्बे या शहर ग्रामीण जनता को चुंबक की तरह अपनी ओर
आकर्षित कर रहे हैं। जो लोग ग्रामीण इलाकों में काम करते थे अब वो सब शहर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यही बात यहाँ पर कही जा रही है। क्योंकि देखिए अब ना तो पहले जैसा सारा चीज़ रहा, जमीन भी बहुत कम हो गया है। दूसरा बात, तालाब पोखर सब ये सब क्या हो गया है, सब निजी संपत्ति में बदल गया है तथा सूख गए हैं तालाब पोखर। मछली उछली भी नहीं मिलता है, अब जंगल तो काट सब डला कटा ही गया, गायब हो ही गया। तो अब लोगों के पास जो है ये संसाधन नहीं रहे, लेकिन तो इसीलिए वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों सब कैसे चलेगा। अब गाँव में पहले के ज़माने में पानी आता था तो मछली बहुत सारे आ जाते थे, पहले गाँव में जंगल था, लोग लकड़ी उकड़ी सब चीज़ का उपयोग कर लेते थे। आज है कि आपको सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर टर्म्स बाय टर्म्स आपको समझना ही पड़ेगा। कहाँ पे आया जी नोटिफिकेशन, अच्छा उसमें, ठीक है। तो आज है कि आपको सारे टर्म्स को यहाँ पर क्या होंगे तो ये समझने ही पड़ेंगे, ठीक है। उन्हें पहले संसाधन नहीं रहने, लेकिन दूसरी और उन्हें ऐसी बहुत सी चीज़ें जो उन्हें पहले मुफ्त में मिलती थी, अब उन्हें उनके लिए क्या होती है, पैसे चुकाने पड़ते हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। एक मिनट जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर कॉल आ गया था उस पर, चलिए उसको कट कर दिए। अगला देखिएगा, जहां नगरीकरण का प्रक्रिया बहुत तेज गति से चल रही है, इसके अंतर्गत सबसे विराट शहर मेट्रोपोलिस इन सबसे अधिक तेजी से फैलते जा रहे हैं। ये महानगर ग्रामीण एवं साथ ही साथ छोटे कस्बों के प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस समय भारत में कुल मिलाकर 5161 कस्बे और शहर जो है 2860 करोड़, शहर में 2860 करोड़ लोग रहते हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये सारे टर्म्स है, इसको आप लोग समझिएगा, ये सब उतने ज़्यादा आपके लिए है नहीं। भारत की जनसंख्या नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आता है। देखिए याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में जो है वो आता है। इस अध्याय में की गई चर्चा में देखिए, भारत ही संभवतः ऐसा पहला देश है जिसने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति की स्पष्ट घोषणा कर दी। भारत में जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई, तो 1952 में भारत में जनसंख्या नीति की क्या की गई, तो घोषणा की गई थी। दोस्तों ये आपके कुछ तस्वीर है जिसमें आपके परिवार नियोजन के बारे में बहुत सारी बातों को बतलाया जा रहा है। हमारी जनसंख्या नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में एक ठोस रूप धारण किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पे समान रहे हैं। देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी एक यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है कि क्या क्या थे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जब हमारे राष्ट्रीय आपातकाल लगा था कब, 1975 से 1976 की अवधि में, तो इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। इस आपातकालीन स्थिति में सामान्य संसदीय और वैध प्रक्रियाएं निलंबित की गई। 1952 में जो लागू हुआ था उसको यहाँ पे क्या हुआ, धक्का लगा था, और यहाँ पर जबरदस्ती क्या हुआ था, लोगों का बंदेकरण कराया जाने लगा था। जबरदस्ती सरकार, जितने भी सरकारी लोग थे उनको क्या करती थी, उनको आदेश देती थी कि आप शिविर लगाइए, शिविर लगा के सबका नसबंदी कीजिए, ठीक है। और जो पुरुष थे उनको नसबंदी किया जाता था, जो महिलाएं थी उनको नलिका बंदी किया जाता था, ठीक है। ऐसे जैसे स्कूल के अध्यापक को, दफ्तरी बाबुओं को इस सब पर दबाव डाला गया कि वो लोग बंदेकरण के लिए आयोजित शिविरों में लोगों को जागरूक कर करके लाएं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए भारत की जनसांख्यिकीय संक्रमण, भारत की जनगणना के आंकड़ों भारतीय जनसंपर्क महासंघ से पता चलता है कि 1991 के बाद से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। 1990 में एक महिला औसतन 3.8 बच्चों को जन्म देती थी, लेकिन अब क्या हो गया 2.7। मैंने बोला था ना शुरू में, पहले 3.8 था, अब चला गया है 2.7 पे, यानी कि अब कम रहा है। भले ही पिछली पीढ़ियों में से एक बच्चे की संख्या के रूप में हो, इसके अतिरिक्त पिछले 4 दशकों से क्रूड मृत्यु दर यानी CDR, अशोधित मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर गिरावट आई है। ये यहाँ पर बात कही जा रही है। 1990 के दौरान जो CBR था, क्रूड बर्थ रेट, उसमें भी CDR जो था, डेथ रेट, उसमें भी गिरावट की तुलना में तेजी देखी जा रही है। ये देखिए वर्ष 2010 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकीय लक्ष्य जो है वो क्या है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। क्या कुछ यहाँ पर लक्ष्य आपके दिए गए हैं, कहाँ चला गया जी, देखिए बुनियादी प्रजननात्मक और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, आपूर्तियों, आधारभूत सुविधाओं के ढांचे की अब तक पूरी न की गई जरूरतों पर ध्यान दिया जाए। 14 वर्ष की आयु तक विद्यालय शिक्षा को निःशुल्क दिया जाए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा रखा जाए। ये सब बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो ये सब मैं क्वेश्चन आंसर में भी आपको कराऊंगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से पढ़ लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे,
पढ़ेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म था, इसको मैं समझा दूं, तब जाकर आपके जो हो जाएंगे पूरा का पूरा जो है ये क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वाला, जनसंख्या समृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना। प्रारंभिक दिनों में इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था जन्म नियंत्रण करना। जो आपका 1952 में बना कानून है उसका काम क्या था, जनसंख्या नीति का काम क्या था कि जनसंख्या के जन्म दर को नियंत्रण करना, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में आम लोगों को जागरूकता बढ़ाना। पिछले लगभग 50 वर्षों में भारत ने जनसंख्या के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा बॉक्स में दिया गया है। यही संक्षिप्त ब्यौरा था, यही मैं आपको पढ़ा रहा था कि किस तरह से जनसंख्या जो हमारे यहाँ कमी है। और ये 2010 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकीय जो लक्ष्य था वो लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। क्या कुछ लक्ष्य है हमारे यहाँ, लक्ष्य ये बनाया गया है कि जब मतलब मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जाए, जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि 1 लाख जीवित शिशु जन्म के पीछे 100 के स्तर से नीचे लाया जाए मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित शिशुओं के जन्म के पीछे 30 के स्तर से नीचे लाया जाए, ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। अब देखिए यहाँ पर संचारी रोगों का निवारण नियंत्रण किया जाए, प्रजननात्मक और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था में और परिवारों तक सहायता पहुंचाने में भारतीय आयुर्विज्ञान को भी सम्मिलित किया जाए, संबंधित सामाजिक क्षेत्र में कार्यक्रम को कार्यान्वयन में सामूहिकता कन्वर्जेंस लाई जाए ताकि परिवार कल्याण श्रम केंद्रित कार्यक्रम बन सके। फिर यहाँ पर एक टर्म्स और भी है कि बालिकाओं के विवाह में देरी से यानी 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं हो सके तो 20 वर्ष तक की आयु में बात करने का बढ़ावा दिया जाए। प्रसूति के 80% मामले प्रसूति गृहों जैसी संस्थाओं में संपन्न कराए जाएं और सभी 100% मामलों में प्रशिक्षित कर्मी की सहायता लिए जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। ये सब बातें यहाँ पर कही गई है, मतलब कि जन्म दर में कमी देखने के लिए, मृत्यु दर में, इन सब चीज़ों में, मातृ मृत्यु दर, ये सब 2010 का जो था क्या था, जनसांख्यिकीय लक्ष्य था आपको। तो अगले क्लास में दोस्तों, हालांकि क्लास बहुत लंबी हो गई, लगभग 1 घंटे की क्लास चली और गर्मी से मेरा हाल बेहाल है, कोई बात नहीं, आप लोग क्लास को करते जाइए, क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये सब जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोगों का प्यार अभी थोड़ा बहुत ही कम हमें मिल रहा है, मैं बार बार आपको वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप लोगों का प्यार हमें बहुत कम मिल रहा है, तो एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जाते जाते कमेंट जरूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।